हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? होप यू आर डूइंग वेल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 9। इस चैप्टर में हम देखेंगे खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। डिस्कशन से पहले बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारा अगला अपडेट आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। अब इसमें देखेंगे हम, पहला चैप्टर है आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर। तो लोहे के औजार और खेती। तो लोहे का प्रयोग 3000 साल पहले हुआ था और ये महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में पाए गए थे। अब देखते हैं हम अदर स्टेप्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। इरिगेशन। इरिगेशन यानी कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम यानी सिंचाई के लिए। तो ये आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों बनता है? क्योंकि उस समय में समृद्ध गांव के बिना राजाओं तथा उसके राज्यों का बना रहना बहुत ही मुश्किल था। सिंचाई काफी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए गए। तो देखते हैं कैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग देख लेते हैं। जैसे आप देखते हैं कि राजा को सेना या फिर महल या फिर किले बनवाने के लिए धन चाहिए होते थे और धन जो है वे किसानों से कर के रूप में लेते थे। तो कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना पड़ता था यह तभी संभव था जब सिंचाई हो। और तब राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। तब जाकर किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो कृषि का उत्पादन बढ़ा तो ऑटोमेटिक है राजस्व भी बढ़ेगा। अब देख लेते हैं हम लोग। और लोगों ने बहुत ही परिश्रम किया, सबसे बढ़ के लोगों ने बहुत ही परिश्रम किया। अब देखते हैं हम लोग हु लिव्ड इन द विलेजेस। गांव में कौन लोग रहते थे? तो ये जो हमारा महाद्वीप है, इसके दक्षिणी और उत्तरी हिस्से के अधिकांश गांव में एटलीस्ट 3 तरह के लोग रहते थे। पहले तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्ला कहा जाता है, जो साधारण हलवाहों को उनवार कहा जाता है और भूमिहीन मजदूर दास कैरेसियार और अदीमई कहा जाता है। और देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। एक ही पीढ़ी के अक्सर विराजमान हुआ करते थे और यह पद अनुवांशिक था। मतलब आमतौर पर सबसे बड़ा जो भूस्वामी हुआ करता था, राजा कर इन्हीं से वसूलते थे। और ग्राम भोजकों के अलावा भी तीसरे जो थे वो स्वतंत्र कृषक भी थे, जिन्हें गृहपति कहते हैं। ज्यादातर छोटे किसान हुआ करते थे ये। और भी दास कर्मकार दूसरे की जमीन पर काम कर अपनी जीविका चलाते थे। बहुत सारे ऐसे भी थे, गरीब थे वो लोग। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर जैसे और कुछ शिल्पकार भी होते थे। अब हम लोग देखते हैं द अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशंस, यानी कि प्राचीनतम तमिल रचनाएं। तो इसे संगम साहित्य कहते हैं। इसकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई थी, क्योंकि मदुरै जो यूपी में पड़ता है आज के डेट में, तो मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इसका संकलन किया जाता था। तो अब देख लेते हैं हम लोग फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज, स्टोरीज, ट्रेवलर्स, स्कल्पचर एंड आर्कियोलॉजी। तो इसमें जैसे नगर में क्या होता था कि क्या कहती थी कहानियां, नगर के बारे में क्या कहती थी कहानियां, यात्रा विवरण क्या कहती है, मूर्ति कलाएं क्या कहती है, पुरातत्व क्या कहते हैं। तो जहां तक कहानियां आमतौर में प्रचलित थी उस पीरियड में, बौद्ध भिक्षुओं ने इसका संकलन किया था। एक जातक कथा जिसमें एक निर्धन की चतुराई का उल्लेख है। अब देखिए, शहरों या फिर गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं की मूर्तिकार जो है वो एक कलात्मक ढंग से उकेरते थे उसको। इन मूर्तियों के ऐसी इमारतें या रेलिंग या खंभे या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग आते थे, लोगों की भीड़ हुआ करती थी। तो अनेक शहरों में वलयकूप मिले हैं। ये वलयकूप गुसलखाने या फिर नाली या फिर कूड़ेदान में प्रयुक्त होते थे, ये क्योंकि ये घरों में ज्यादातर प्रयोग होते थे। अब देख लेते हैं, जैसे एक अज्ञात यूनानी जो नाविक का वितरण मिलता है इसमें, जिन पत्तनों पर गया था उसके बारे में इसमें लिखा गया है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग, एक ये देख लेते हैं, हिस्ट्री ऑफ बारीगाजा, द ग्रीक नेम ऑफ भरूच, यानी के बेरीगाजा। भरूच
एक यूनानी नाम है की कहानी को हम लोग समझते हैं। एक्चुअली बेरी गाजा की सकरी खाड़ी में समुद्र से आने वाले के लिए नाव चला पाना बहुत कठिन होता था। राजा द्वारा कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। अब देख लेते हैं बेरी गाजा में शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने इत्यादि इसी सब चांदी के सिक्के का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमेद, कलीनियन, सूती कपड़ा, रेशम, इत्र, मतलब ये सब यहाँ से निर्यात किया जाता था। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं क्वाइंस। तो पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं जो करीब 500 साल चले थे। चांदी या सोने के सिक्के पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इसे आहत सिक्का भी कहा जाता है। तो अब देख लेते हैं कि नगर जो था वो बहुत सारी गतिविधियां होती रहती थी वहां, तो उस पे एक नजर डाल लेते हैं। सिटीज विथ मेनी फंक्शंस, यानी कि नगर अनेक गतिविधियों का केंद्र। नगर कई कारण से महत्वपूर्ण हो जाते थे उस पीरियड में। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मथुरा को ले लेते हैं हम लोग। जैसे मथुरा जो है वो 2500 साल से भी ज्यादा समय से महत्वपूर्ण नगर था, क्योंकि यातायात और व्यापार के लिए ये मुख्य रास्ते पर स्थित है। एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। तो शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान और पशुपालक शहर वालों के लिए भोजन जुटाते थे। और मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र भी था उस पीरियड में। लगभग 2000 साल पहले कुषाणों की यह दूसरी राजधानी हुआ करती थी। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी है। और यह सबसे इंपॉर्टेंट, यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था उस पीरियड में। अब देखते हैं मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों या पुरुषों या मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दाब का उल्लेख करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन, तो यानी कि शिल्प और शिल्पकार। तो पुरा स्थलों से शिल्पों के नमूने, बहुत सारे नमूने मिले हैं। मिट्टी के बहुत पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहते हैं, क्योंकि यह ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। और ये प्राय ब्लैक होते थे, यानी काले होते थे, खास चमक होती थी इसमें। हाँ, अब देख लेते हैं जैसे शिल्पकार और शिल्पकार जो बनाते थे वो अनेक शिल्पकार जो थे तथा व्यापारी जो थे अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें हम लोग श्रेणी कहते हैं। शिल्पकारों की श्रेणी का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना और तैयार माल का वितरण करना, ऐसे काम हुआ करते थे। जबकि व्यापारियों की श्रेणियां जो थी वो व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में कार्य करती थी, जहां लोग पैसा जमा रखते थे। इस धन का निवेश लोगों के लिए किया जाता था। कुछ हिस्सा जमा करने वाले तथा या फिर मठ या धार्मिक संस्थानों को दे दिया जाता था दान के स्वरूप में। तो अब देखते हैं हम लोग सूत काटने और बुनने के क्या नियम थे। ये नियम जो है ना हम लोगों को अर्थशास्त्र के में मिले हैं, अर्थशास्त्र के हैं। तो देखते हैं जैसे ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं को लगाया जाता था। सक्षम या अक्षम महिलाओं को, भिखनियों को, वृद्धा को, वेश्याओं को, जिनका कोई काम नहीं रहता था, राजाओं से अवकाश प्राप्त दासियां, सेविकाओं, इस सब टाइप के लोगों को उसमें लगाया जाता था। और इन्हें काम के हिसाब से और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक यानी कि वेतन मिलता था। तो वेतन मिलना चाहिए, ऐसा उल्लेख है हमारी इस अर्थशास्त्र के नियम में। तो जो महिलाएं बाहर नहीं निकलती उनको घर तक कच्चा माल बच्चों अथवा दासियों द्वारा मंगा सकती थी, ऐसा नियम था। तो अगर निरक्षक औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बात करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर औरत अपना काम पूरा नहीं करती है तो उसे जुर्माना देना चाहिए होता था। अब हम लोग देखते हैं एक क्लोजर लुक एरिका मेडू पे, यानी सूक्ष्म निरीक्षण अरिका मेडू। अब देखते हैं ये लगभग 2200 साल से 1900 साल पहले तक था। ये एक पत्तन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाजों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना गोदाम रहा होगा, संभवतः ऐसा अंदाज लगाया जाता है। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोला जैसे पात्र मिले हैं। इसमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के शहर एरेटाइन नाम से जाना जाता है। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न मिले हैं।
साथ ही बहुत सारे छोटे छोटे कुंड भी मिले जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से बने मानक के पर्याप्त साक्ष्य भी मिले हैं। अब हम लोग एक एडिशनल चीज देख लेते हैं, जान लेते हैं रोम के बारे में। रोम जो है वो यूरोप के सबसे पुराने शहरों में एक है। इसका विकास लगभग तब हुआ था जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे, मतलब बहुत पहले। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी थी। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक अगस्टक ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था रोम ईंटों का शहर है, मैंने इसे संगमरमर का बनाया। अगस्टक ने बड़े बड़े रंग मंडल बनवाए, चारों तरफ सीढ़ी नुमा जगह होती थी दर्शकों के लिए। यहाँ लोग विभिन्न कार्यक्रम देख सकते थे बैठकर। स्नान घर भी बनाए गए, स्त्रियों तथा पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित कर बड़े बड़े जलवाही सेतु के जरिए शहर के स्नान घरों, फव्वारों तथा गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज, जैसे द स्टोरी ऑफ बैरी गाजा। तो बैरी गाजा की स्टोरी को तो हम लोग समझ ही चुके हैं। द ग्रीक नेम ऑफ बरूच, अदर मीन्स ऑफ एक्सचेंज ये समझ चुके हैं। रूल्स फॉर स्पाइनिंग एंड वीविंग ये भी समझ चुके हैं। अब देखिए बिगिनिंग ऑफ द यूज ऑफ आयरन इन द सब कंटिनेंट, यानी कि उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की जो शुरुआत हुई थी वो करीब 3000 साल पहले हुई थी। और दूसरा देख लीजिए कि लोहे का प्रयोग में बढ़ोतरी जब हुआ था, नगर से आहत सिक्के सब भी बनाए जाने लगे थे। तो ये मतलब ये हुआ था लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। संगम साहित्य की रचना की शुरुआत वो 2300 साल पहले हुई थी। अरिका मेडू का जो पत्तन था जो अभी अभी मैंने बताया आपको, ये 2200 साल तथा 1900 साल पहले के बीच में था। तो चलिए यहीं पे हम इस चैप्टर को क्लोज करते हैं और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।